क्लास 12 फिजिक्स में दोस्तों जो चैप्टर 8 है उसमें दोस्तों आज का टॉपिक है हर्ट्ज का प्रयोग। दोस्तों हर्ट्ज की प्रयोग में जो संरचना और कार्यविधि आता है उसे दोस्तों अपन को समझना है आज, और वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। डायग्राम से विथ आपको डायग्राम से मैं समझाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले दोस्तों यही बताना है कि इस प्रयोग को हर्ट्ज नाम क्यों दिया गया। तो सन 1828 में जर्मन वैज्ञानिक प्रोफेसर हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने विद्युत चुम्बकीय तरंगों का अध्ययन कर एक सिद्धांत दिया जिसके नाम पर, उन्हीं के नाम पर दोस्तों हर्ट्ज का प्रयोग रखा गया। क्लियर। हर्ट्ज का प्रयोग मतलब हर्ट्ज ने प्रयोग किया, तो किससे प्रयोग किया दोस्तों? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व को, है ना, क्या किया दोस्तों? प्रयोग किया। तो उनके आधार पर इनका नाम ही रख दिया गया हर्ट्ज का प्रयोग, और हर्ट्ज ने प्रयोग किया था इसलिए। चलिए दोस्तों देखते हैं उन्होंने क्या क्या प्रयोग किया था, प्रायोगिक व्याख्या समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों संरचना कि इनके प्रयोग में जो संरचना थी दोस्तों दो भागों में बटी थी, एक तो प्रेसी और दूसरा संसूचक। प्रेसी का मतलब होता है दोस्तों जहां से हम भेजते हैं, है ना, और संसूचक का मतलब होता है दोस्तों जहां हम ग्रहण करते हैं। क्लियर है। प्रेसी का मतलब होता है संसूचक, सॉरी, जहां से भेजा जाता है, और संसूचक का मतलब होता है दोस्तों जहां पर ग्रहण किया जाता है। तो प्रेसी क्या क्या है दोस्तों? इसकी संरचना नीचे समझाया गया है कि इसमें P1 और P2 दो वर्गाकार बड़ी प्लेटें होती हैं दोस्तों। P1 और P2 दो वर्गाकार बड़ी प्लेटें हैं, ठीक है। इसमें P1 और P2 दो वर्गाकार प्लेटें हैं। प्रत्येक भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, मतलब इनकी भुजा की लंबाई दोस्तों लगभग 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर बहुत कम कहलाता दोस्तों, है ना। तो 40 सेंटीमीटर होती है। अब इतना भी कम नहीं कि आप पेज में आ जाए, थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन अपन यहाँ समझने के लिए इतना छोटा चित्र बनाए हुए हैं। तो प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर होता है। इन प्लेटों का संबंध मोटे तारों के द्वारा धातु के गोले S1 और S2 से। दोस्तों यहाँ पर S1 और S2 ये धातु का आपके पास गोला है, इसमें S1 और S2 दो भाग हैं। तो P1 का संबंध मोटे तार से S1 से और P2 का संबंध मोटे तार से S2 से होता है। इनके बीच 2 से 3 मीटर की दूरियां होती है, मतलब दोस्तों P1 और P2 के बीच लगभग 2 से 3 मीटर की दूरी होती है। आगे, तथा इनके बीच के अंतराल को चिंगारी अंतराल कहते हैं। गोले S1 और S2 का संबंध प्रेरक कुंडली C के तृतीय कुंडली से होता है, जिसकी सहायता से दोस्तों S1 और S2 के बीच उच्च विभवांतर लगाया जाता है। बात को समझना दोस्तों, मैंने क्या कहा, P1 और P2 दो वर्गाकार बड़ी प्लेटें होती हैं जिनकी लंबाई लगभग 40 सेंटीमीटर होती है। इन प्लेटों का संबंध दोस्तों धातु के एक गोले से S1 और S2 से होता है। ये S1 है, इधर दोस्तों S1 है ना, और इधर S2 है, ठीक है। मैं बड़े अक्षर में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। S1 और S2 से होता है, धातु के गोले S1 और S2 से होता है दोस्तों। यहाँ पर जो होता है दोस्तों S1 और S2 के बीच भी कुछ स्थान रहता है जिसे चिंगारी अंतराल कहते हैं, और दोनों ये प्लेटों के बीच की दूरी लगभग दोस्तों 2 से 3 मीटर होती है। क्लियर है। अब दोस्तों जो S1 और S2 है धातु का गोला है, इसका संबंध दोस्तों प्रेरक कुंडली के द्वितीयक, है ना, द्वितीयक आपके पास कुंडली होता है दोस्तों, प्रेरण कुंडली है। प्रेरण कुंडली में दोस्तों हम क्या करते हैं कि धारा प्रवाहित करते हैं, इसी के माध्यम से S1 और S2 के बीच हम विभवांतर उत्पन्न करते हैं। क्लियर है। तो दोस्तों प्रेरण कुंडली के द्वितीय कुंडली से संबंध S1 और S2 का होता है, ठीक है। ये C है दोस्तों, ये C लिखा है यहाँ पर, C आपके पास प्रेरक कुंडली है, ठीक है। क्या आप यूपीएससी ईपीएफओ 2020 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस प्रेरक कुंडली के सहायता दोस्तों S1 और S2 पर हम उच्च विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं या लगाया जाता है। क्लियर। तो ये संरचना हो गया दोस्तों प्रेसी का, ये प्रेसी वाला भाग है, ठीक है, ये पूरा प्रेसी वाला भाग है। अब दोस्तों ये संसूचक, संसूचक का क्या संरचना दोस्तों? तो यह किससे बना होता है? यह तार के एक लूप का बना होता है जिसके सिरे S1 और S2 से जुड़े रहते हैं। बस इतना ही दोस्तों, ये तार का एक लूप होता है। लूप क्या होता है दोस्तों? आपका एक चालक तार है, उससे प्रति पथ पर मोड़ दे, है ना, वृत्ताकार भाग बना दे तो लूप कहलाता है। तो दोस्तों एक प्रकार से धारा का लूप होता है जिसमें S1 और S2 दो सिरे होते हैं। ये S1 है दोस्तों और ये S2 है, ऊपर S1 और नीचे S2, दो सिरे होते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया दोस्तों आपका संरचना कि प्रेसी और संसूचक क्या होता है। अब दोस्तों कार्यविधि समझते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहना, अच्छा लगे तो लाइक करना। चलिए देखते हैं। जब पहले दोस्तों इसको हम पढ़ते हैं, आपको विधिवत समझा दे रहे हैं, बाकी तो आपको डायग्राम के माध्यम से विधिवत समझाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको याद हो जाएगा यार। बस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं कार्यविधि कि जब दोनों गोलों के बीच उच्च विभवांतर लगाया जाता है तो उनके बीच की वायु आयनित हो जाती है, ठीक है।
जब दोनों गोलों के बीच उच्च विभवांतर लगाया जाता है दोस्तों, तो उनके बीच का जो वायु होता है आयनित हो जाता है। फलस्वरूप वायु के आयन और इलेक्ट्रॉन चिंगारी अंतराल में आगे पीछे दोलन करने लगते हैं। ठीक है, वायु के आयन जो आयनित होते हैं दोस्तों, आयन और इलेक्ट्रॉन चिंगारी अंतराल में आगे पीछे दोलन करने लगती हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न हो जाती है। मतलब S1 और S2 के बीच ही विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न हो जाती है। आगे, धातु की प्लेट अल्पधारिता C वाले संधारित्र की तरह तथा धात्विक गोले से जोड़ने वाली संयोजक तार अल्प प्रेरकत्व L वाली कुंडली की तरह कार्य करती है। मतलब धातु की प्लेट दोस्तों P1 और P2, ठीक है, C अल्पधारिता C वाले संधारित्र की तरह धात्विक गोले से जोड़ने वाले संयोजक तार अल्प प्रेरकत्व L की तरह कार्य करने लगते हैं। क्लियर। आगे दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को आवृत्ति निम्न सूत्र से दिया जा सकता है। आवृत्ति ये न्यू होता है दोस्तों 1/2 पाई √L/√LC। ठीक है, ये चीज तो आप पढ़े होंगे दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा में। आगे दोस्तों, जब विद्युत चुम्बकीय तरंगे संसूचक तक पहुंचती है तो गोले S1 और S2 जाता है। फलस्वरूप उनके बीच विद्युत विसर्जन होने लगती है, जिसके कारण चिंगारी निकलने लगती है। ठीक है, इस प्रकार इन प्रयोग से विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति का उत्पन्न हो जाता है। ये हो गया दोस्तों। अब हम समझेंगे दोस्तों डायग्राम के माध्यम से। इस डायग्राम में पूरा आपको विधिवत समझाने वाले हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चित्र के माध्यम से दोस्तों। जैसे समझिए, ये आपके पास S1 और S2 है दोस्तों। इसके बीच हम प्रेरक कुंडली C के सहायता से क्या करते हैं, उच्च विभवांतर लगाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आगे लिखना है कि जब दोनों गोले S1 और S2 के बीच उच्च विभवांतर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है दोस्तों, उच्च विभवांतर लगाया जाता है, तो इनके जो बीच का वायु वाला भाग है दोस्तों आयनित हो जाता है। वायु वाला भाग क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। फलस्वरूप दोस्तों वायु के आयन और इलेक्ट्रॉन के चिंगारी अंतराल आगे पीछे, जैसे यहाँ पर दोस्तों आयन हो गए वायु और प्लस इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, तो इलेक्ट्रॉन के चिंगारी दोस्तों आगे पीछे दोलन करने लगते हैं, दोलन करते हैं। और जब दोस्तों दोलन करते हैं तो इस प्रक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न हो जाती है। कैसे तरंग उत्पन्न होती है दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ठीक है, आगे दोस्तों यदि धातु की जो प्लेट होता है, ये धातु का प्लेट दोस्तों, ठीक है, ये धातु का प्लेट P1 और P2 संधारित्र मतलब सी धारिता वाले संधारित्र की तरह कार्य करती है। P1 और P2 दोस्तों एक धारिता सी धारिता वाले संधारित्र की भांति कार्य करती है दोस्तों। तथा दोस्तों आपके बीच जो ये चालक तार है, मोटे चालक तार की लंबाई है दोस्तों, ये प्रेरक कुंडली की तरह कार्य करने लगती है। किसके भांति कार्य करती है, प्रेरक कुंडली की भांति कार्य करती है। ठीक है, अब दोस्तों जब अपन इस पर प्राथमिक कुंडली की सहायता से धारा प्रवाहित करते हैं तो ये इसके बीच विद्युत दोलन उत्पन्न होता है। फलस्वरूप दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। मतलब आपके पास विद्युत चुम्बकीय तरंगे निकलती हैं जो कि दोस्तों संसूचक की ओर जलती है ना। तो जब दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगे संसूचक तक पहुंचती है, मतलब S1 और S2 तक पहुंचती है या S1 और S2 के बीच उच्च विभवांतर उत्पन्न करती है दोस्तों, फलस्वरूप इनके बीच विद्युत विसर्जन होने लगता है। विद्युत विसर्जन क्या होता है, होने लगता है। और प्रयोग में दोस्तों इस प्रकार से विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति को माना जाता है। मतलब विसर्जन मतलब यहाँ से दोस्तों नष्ट हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जा रहा है। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों कि इस प्रकार से विद्युत चुम्बकीय तरंगे निकलती है। तो ये सारा प्रयोग किसने बताया दोस्तों, तो हर्ट्ज ने बताया। तो क्लियर दोस्तों, ये चीजें तो समझ में आ गया होगा कि हर्ट्ज का प्रयोग कैसे मतलब अपन समझते हैं। तो दोस्तों फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों जब अपन क्या करते हैं कि ये जो धातु का गोला S1 और S2 है उसमें दोस्तों क्या करते हैं, प्रेरक कुंडली C के माध्यम से द्वितीय कुंडली से क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं दोस्तों, है ना। क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। तो S1 और S2 के बीच जो गैस होता है दोस्तों आयनित हो जाता है। और दोस्तों ये जो गैस होता है और जो गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दूसरे को दोस्तों क्या करने लगते हैं, दोलन करने लगते हैं। और दोलन करने से दोस्तों कुछ तरंगे उत्पन्न होती है। ठीक है, मेन सिद्धांत यही है। आगे दोस्तों क्या होता है कि जो P1 और P2 है दोनों दोस्तों संधारित्र की भांति कार्य करने लगते हैं। किसकी भांति, संधारित्र की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपके पास S1 और S2 के बीच जो भाग आयनित है और इलेक्ट्रॉन जो दोस्तों उनके बीच क्रिया होती है और विद्युत दोलन उत्पन्न होता है दोस्तों, जिसे कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। अब यह दोस्तों जब संसूचक D तक पहुंचता है और S1 और S2 के बीच उच्च विभवांतर उत्पन्न करता है तो यहाँ पर विद्युत विसर्जन होने लगती है दोस्तों। और इस प्रकार से माना जा सकता है कि हर्ट्ज द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों की व्याख्या। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो सबसे पहला परिभाषा तो वही दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय तरंगे है क्या। ठीक है, तो देखिए
विद्युत चुम्बकीय तरंगों की परिभाषा क्या है दोस्तों? विद्युत चुम्बकीय तरंगे उन तरंगों को कहते हैं जिनमें विद्युत क्षेत्र एवं चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के दोस्तों क्या होते हैं, लंबवत कंपन करते हैं या गति करते हैं। जिसमें दोस्तों विद्युत क्षेत्र या चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत कंपन गति करते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। जैसे दोस्तों मैं यदि डायग्राम बनाऊं तो ये आपके पास दोस्तों यहाँ पर दो अक्ष है, एक एक्स अक्ष है दोस्तों और ये वाई अक्ष है और एक आपके पास दोस्तों जेड अक्ष है। ठीक है, अब दोस्तों यदि विद्युत चुम्बकीय तरंगे तो लंबवत ये जाएगी और ये लंबवत फिर ये है ना दोस्तों। यदि दूसरी तरंग तो ये है ना, इस तरह दोस्तों चलती रहती है। क्लियर है? तो ये दोस्तों क्या होती है, यह शाब्दिक थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा होगा, तो ऐसे दोस्तों ऐसा भी समझ लीजिए, है ना, इस प्रकार। ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे दोस्तों कैसे गति करती हैं, तो एक दूसरे के लंबवत कंपन गति करती हैं। परिभाषा क्या दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय तरंगे उन तरंगों को कहते हैं जिनमें विद्युत क्षेत्र एवं चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, गति करते हैं। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों इसको सबसे पहले किसने बताया था दोस्तों? तो सबसे पहले 1864 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंग का अध्ययन किया था। किसने दोस्तों? तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंग का अध्ययन किया था। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है दोस्तों कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? तो मैक्सवेल ने किया था, 1865 में किया था। ठीक है, अब दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगों की यदि चाल की बात की जाए तो इनका चाल दोस्तों लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अब प्रकाश का वेग कितना होता है दोस्तों? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो रहे कुछ प्रमुख तथ्य। अब दोस्तों अपन चर्चा करने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषताएं। क्लियर है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषताएं देखेंगे। तो ये रहे दोस्तों आपके जो लिखे हुए हैं, इन्हीं को समझना है ना। कम से कम आपको 5 से 6 तरंगों की विशेषताएं, मतलब 6 विशेषताएं आपको याद करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला तो दोस्तों ये कि ये तरंगे दोलायमान या त्वरित आवेशों से उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं दोस्तों? दोलायमान, मतलब जो दोलन के रूप में गति कर रहे हैं, तो दोलायमान है दोस्तों, या तो त्वरित आवेश, इसके कारण ये उत्पन्न होते हैं। पहला क्लियर। दूसरा दोस्तों ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अनुप्रस्थ तरंगे दोस्तों क्या कहलाती है? जो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर तो आप लोग देखिए कि लंबवत गति करता है। ठीक है दोस्तों, ये तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण का गुण उत्पन्न करता है। परावर्तन दोस्तों आपको पता ही होगा, अपवर्तन भी आपको पता ही होगा, मैं सारी चीजें मैंने वीडियो बना दिया है परावर्तन अपवर्तन संबंधित। व्यतिकरण, विवर्तन, ये सब कुछ दोस्तों आपको आगे मिलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट में बता दूं तो परावर्तन क्या होता है दोस्तों? प्रकाश का सतह से टकराकर वापस हो जाना। अपवर्तन क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाना। व्यतिकरण क्या कहलाता है दोस्तों? व्यतिकरण मतलब जब 2 या 2 से अधिक तरंगे एक साथ चलती हैं, है ना, तो व्यतिकरण, विवर्तन वहां पर आप पढ़ेंगे। और विवर्तन दोस्तों क्या है? तरह मतलब किसी सतह से टकराकर मुड़ जाना। तो अभी यहाँ पर दोस्तों मेन समझे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण के भी गुण उत्पन्न मतलब प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अगला दोस्तों, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंगों को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अगला दोस्तों आपको